हेलो एवरीवन, सबके क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो हम अभी तक एनिमल किंगडम को कंटिन्यू कर रहे थे और हमने पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हमें क्या कवर करना है? आज हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस करना है और एस्केहेल्मिन्थेस करना है। मतलब इनको आप फ्लैट वर्म्स भी कहते हो और अगला वाला जो फाइलम है वो राउंड वर्म्स है। इन दोनों फाइलम को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से चीज़ें समझना। और स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में आपको मैंने एक चार्ट बना के दिखाया था, जहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रिलेट करी थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला ये वाली बात है। एंड लास्ट में ये भी बताया था कौन सीलोमेट है, कौन एसीलोमेट है। इन चीज़ों वाला जो चार्ट था ना, उसको ध्यान में रखना, उससे इनका इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाता है बहुत आसानी से। हालांकि हम इसे जो तोड़ तोड़ के पढ़ रहे होते हैं ना, ओवरऑल दिया तो एनसीईआरटी में ही है सब कुछ, बस है क्या कि ब्रेक डाउन करके पढ़ने से एक क्लैरिटी आती है कि हाँ चीज़ें मिस नहीं होती हमसे, तो याद रहता है। तो इसी तरीके से लेके चलेंगे, एक एक करके चलेंगे। अब देखो, प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते थे। ऐसे समझ लो चपटा कीड़ा, कीड़े को आपने चपटा कर दिया है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन ये चपटा इनको हम क्यों बोल रहे हैं कि कैसे ये इतने फ्लैट हो गए हैं? फ्लैट भी दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक है कि आप मुझे साइड से एकदम चिपटा कर दो, पतला हो जाऊं। एक है कि आप मुझे बैक साइड से और फ्रंट साइड से ऐसे चिपटा कर दो। तो इनकी बॉडी जो होती है ये डॉर्सो और वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। तो इनको हम फ्लैट वर्म कह लो या टेप वर्म्स भी इनको हम बोलते हैं। ध्यान से देखना ज़रा, इंट्रोडक्शन की यहाँ से ही हम बात कर रहे हैं पहली चीज़ तो, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इनकी बस वही बातें हैं जो स्टार्टिंग के, जो इनका हमने चार्ट बनाया था वहीं से सारी बातें लिंक होंगी। अच्छा, ये आप बता सकते हो कि इनमें डिप्लोब्लास्टिक थे या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थे? ध्यान करो, जब इनमें डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक बता रहा था तो याद करने का भी एक तरीका बताया था, डीसी। डीसी से क्या याद रहेगा? डिप्लोब्लास्टिक सी तक आएंगे, मतलब सीलेंट्रेट और टीनोफोर्स तक डिप्लोब्लास्टिक है। उसके आगे सभी मेंबर्स कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये कौन से हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, इनमें सिमिट्री कैसी होगी? याद करो, सिमिट्री भी याद करने का एक तरीका बताया था, रेडियल सिमिट्री खासकर बताया था, सीसीई पैटर्न। मतलब सीसीई पैटर्न से याद रखना था हमें, सीलेंट्रेट, टीनोफोर, एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट वाला फॉर्म। तो इस तरीके से हमें याद हो गया था रेडियल सिमिट्री थी। तो ना तो ये सीलेंट्रेट है, ना टीनोफोर है, ना एकाइनोडर्मेटा। तो इनमें कौन सी सिमिट्री थी? बाइलेटरल सिमिट्री थी। याद आया? बाइलेटरल सिमिट्री। वैसे अगर वो चार्ट आपको याद है तो ये सारी चीज़ें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाइलेटरली सिमिट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ये बताना ज़रा कि ये सीलोमेट है या एसीलोमेट एनिमल्स है। याद करो, ये भी याद करने का एक अच्छा खासा तरीका बताया था कि सूडोसीलोमेट याद कर लो, बाकी इनका सब याद हो जाएगा। सूडोसीलोमेट कौन थे? एस्केहेल्मिन्थेस थे, जिनको आप राउंड वर्म्स बोलते हो। उनके पीछे के सारे फाइलम क्या हैं? वो सबके सब एसीलोमेट कंडीशन वाले हैं, मतलब जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट थी। और सूडोसीलोमेट कौन था? एस्केहेल्मिन्थेस। और सीलोमेट कौन था? एस्केहेल्मिन्थेस के आगे वाले सभी क्या हैं? सीलोमेट थे। तो इनकी बॉडी कैसी निकली? एसीलोमेट कंडीशन है, एसीलोमेट एनिमल्स विद, याद करो इनमें टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल कैसा था? मैंने बताया था कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के आगे जितने भी मेंबर थे वो सबके सब क्या थे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उनमें, ठीक है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इनकी बॉडी थी कैसे? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी थी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी थी। बॉडी, इसीलिए तो हम इनको क्या बोलते थे? इसीलिए तो हम इनको क्या बोलते थे? फ्लैट वर्म्स या टेप वर्म्स भी इनको हम बोलते थे, क्योंकि टेप जैसे पतले थे, इसीलिए हम इनको
फ्लैट वर्म्स बोलते थे। क्या अब इनका ये याद है, अपने को क्लियर हो जाएगा कि हम इन्हें फ्लैट वर्म्स क्यों बोलते थे। अच्छा, एक बात इनमें यही एक और कर लेते हैं, ये पाए कहाँ पर जाते हैं, किस जगह मिलेंगे ज़्यादातर? हैबिटेट। मोस्टली अगर इनके सारे मेंबर्स की बात करूं तो मेजरली इनके जितने मेंबर्स होते हैं मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं, मोस्टली एंडो पैरासाइट होते तो और भी तरीके से हैं, लेकिन हाँ हमें याद क्या रखना है, मोस्टली एंडो पैरासाइट इनके केस में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, बॉडी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं तो चलूंगा। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर आपको पहला तो ये तो हमें पता ही है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। और इनमें इनकी बॉडी कैसी देखने को मिल सकती है, हो सकता है पत्ती की तरह देखने को मिले, लीफ लाइक देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है ऐसे पतले टेप के जैसे दिखाई दे, मतलब ऐसे रिबन लाइक दिखाई दे, जैसे गिफ्ट के ऊपर ऐसे रिबन बांधते हैं ना, वो रिबन जैसे पतले भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि टीनिया आप पढ़ोगे जिसको टेप वर्म बोलते हो। दूसरा एक है फैसियोला, जो कि लिवर फ्लूक भी उसको बोलते हैं, वो पत्ती की तरह दिखता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि डॉर्सो वेंट्रली तो है बॉडी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट तो है, साथ ही साथ ये लीफ लाइक हो सकते हैं, लीफ लाइक हो सकते हैं, और ये रिबन लाइक हो सकते हैं, रिबन लाइक। मतलब कहने का आपका मतलब क्या है, थोड़ा सा इनका डायग्राम बना के ही दिखा देता हूँ कैसी बात कर लो। कुछ इस तरह की बॉडी होती है किसकी, लिवर फ्लूक कुछ ऐसा नज़र आता है। और इनका एलिमेंट्री कैनाल भी जो शुरू होगा ये यहाँ से ऐसे क्लोज्ड होता है, तो आप ये ज़रूर कह सकते हो कि इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो नहीं प्रेजेंट होती। यहाँ पे आपको एक दूसरे तरीके का भी पोर नज़र आएगा, बाद में हम अभी देखेंगे भी, बट ध्यान रखना ये पोर इनका, ये वाला इनका पोर जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर नहीं है, ये कोई दूसरा पोर है जहाँ से कुछ एक्सक्रीशन होगा। जैसे हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूँ, हम क्या है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, इनमें तो इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ माउथ की ओपनिंग है, यहाँ से फूड गया और यहीं से फिर फूड का जो डाइजेशन हुआ बाहर आया। ठीक है, ये जो पोर होता है ये एक्सक्रीशन के लिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर निकालने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ से बाहर निकल रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेटर के थ्रू बाहर आ रहा है, जो यूरिनरी ब्लैडर रिलीज कर रही है, लेकिन एनस के थ्रू सॉलिड वेस्ट आ रहा है, मतलब वो तो वेस्ट हमारा अलग आ रहा है जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट इनका भी यहाँ पर है, बट ये इनकम्प्लीट है। बट ये जो ओपनिंग है ये दूसरी ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट वाली ओपनिंग। अभी बताऊंगा, आगे समझाऊंगा भी। क्या ये ध्यान हो गया, समझ आ गया? ये ऐसे किन मेंबर्स में होगा, ये हमारा इनमें पाया जाएगा, किस में, लिवर फ्लूक में ऐसा पाया जाएगा, देखने को मिलेगा। लिवर फ्लूक आप कह लो, या इन्हीं को आप क्या बोलते हो, फैसियोला। एग्जाम्पल दिया भी है, फैसियोला, इन्हीं को ही आप लिवर फ्लूक बोलते हो, लिवर फ्लूक का नाम देते हो। ठीक है, ये और ये इनका क्या है, ये इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है जो कि इनकम्प्लीट होगी। और ये क्या है, माउथ है। दूसरा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रिबन लाइक वाली बॉडी, ये टीनिया में पाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, टेप वर्म बोलते हो। इनमें ऐसे नेक होगा, देन इनकी बॉडी ऐसे होती जाएगी। याद करो, इनमें मैंने बताया था कि जो सेगमेंटेशन आपको दिख रही है ये नकली सेगमेंटेशन है, फॉल्स सेगमेंटेशन है। क्यों? क्योंकि ये जब छोटे होते हैं तब इनमें सेगमेंट्स आप गिन के देखोगे तो कुछ और नज़र आ रही होगी, जब ये बड़े होते हैं तो इनमें लास्ट में सेगमेंट्स ऐड होते चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो नकली है, मतलब ये क्या है, फॉल्स सेगमेंटेड बॉडी है। यहाँ पे इनका क्या ध्यान रखना, ये तो इनका हेड है, मान लो हेड, जिसको आप स्कोलेक्स भी बोलते हो। ये क्या है, इनका नेक है, बाकी पूरी ये क्या है, बॉडी है। ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है आपका, ये है आपका टीनिया।
ये है टीनिया, जिसको आप टेप वर्म भी बोलते हो, टेप वर्म का नाम भी देते हो। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो, अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करूं, हालांकि बुक में डायरेक्टली नहीं लिखा है यहाँ पे, तब भी आप ध्यान क्या रख लोगे, इनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है। इनमें है भी तो कौन सी है, फॉल्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली क्या इनकी बॉडी कैसी होती है, तो आप अनसेगमेंटेड तो बोलोगे, बट अगर आपसे खासकर इनका नाम देके पूछा जाए कि टेप वर्म में बताओ कैसा है, और ऑप्शन में फॉल्स सेगमेंट दिया हो, तब आप फॉल्स सेगमेंटेशन लगा सकते हो। ये 2 पॉइंट यहाँ पे खाली नोट डाउन आप कर लो। पहला कि ये अनसेगमेंटेड बॉडी है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, और इनमें फॉल्स सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, फॉल्स सेगमेंटेशन। और डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देख के पता चल रहा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इनका कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो मैंने बात ही नहीं करी। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है भाई, इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर होंगे, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर होंगे। ऑलरेडी इनमें क्या होता है, हुक्स एंड सक्कर कुछ प्रेजेंट होते हैं जिससे ये अटैच हुए होते हैं। जैसे आपने शॉप्स में भी देखा होगा, जब कोई चीज़ टांगनी होती है तो हम ऐसे रबर टाइप का एक आता है ना, ऐसे फ्लैट जैसे प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको ऐसे पुश करते हैं तो वो सरफेस से क्या करता है, ऐसे होता है ना, थोड़ी सी आवाज़ आती है, पुटुक करके आती है, चिपक जाता है, फिर वो निकलता ही नहीं है। तो ऐसे हुक्स एंड सकर्स इनके बॉडी में होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन से चिपके हुए होते हैं। तो चिपके तो हुए होते हैं, ये बॉडी के बाहर नहीं जाते, ठीक है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भगवान ने इसलिए नहीं बनाया कि आपको ऑलरेडी हमारे इंटेस्टाइन में, इंसान की इंटेस्टाइन में रहना है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का करोगे क्या, वहाँ ऑलरेडी आपको पचा पचाया खाना मिल ही रहा है, आप सीधा क्या करो, एब्जॉर्ब कर लो, तो आपको और कोई काम करना भी नहीं है। ना इनको रेस्पिरेशन के लिए कोई काम दिया गया, और ख़ासकर इनको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कैपेबल बनाया गया कि आप बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सको। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे लंग्स में, हमारे सारे ब्लड वेसल्स इनके द्वारा जा रही थी, लेकिन इंटेस्टाइन में तो एक से एक जहरीली गैस थी, तो वहाँ पे इनको ऑलरेडी सर्वाइव करना था। तो इनको एनाएरोबिक बनाया भगवान ने, साथ ही साथ इनको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं दिया। इन्होंने भूला कि आप डायरेक्टली बॉडी वॉल से एब्जॉर्ब करो न्यूट्रिएंट्स को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एब्सेंट था। ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट बॉडी, ठीक है। होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली ये न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और रही बात इनके, अभी मैंने बताया रेस्पिरेशन की, एनाएरोबिकली रेस्पायर करेंगे, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, तो थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। हो गया होगा, चलो। देखना, रेस्पिरेशन की मैं बात करूं तो इनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अभी बताया था। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया था, ध्यान है कि नहीं। सर्कुलेशन नाम की चीज़ अभी यहाँ पर नहीं आई थी। सर्कुलेशन आपको ना यहाँ देखने को मिलेगा, ना ही आपको एस्कियनमेंथीज में मिलेगा देखने को। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आपको नज़र आएगा एनिलीडा के केस में, वहाँ पर सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम बना था। यहाँ सब एब्सेंट होता है, तो वहाँ हम इसलिए लिख भी नहीं रहे, ठीक है। हम सीधा आ कहाँ पर हैं, सर्कुलेशन के बाद आप चैप्टर पढ़ते हो कौन सा, एक्सक्रीशन का। इनमें बिल्कुल एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी सेल के बने होते हैं, जिनको आप फ्लेम सेल्स बोल रहे होते हो। ये एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, अभी इनके बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सक्रीशन की,
तो ये कैसे होगा, जिसको आप बोल रहे हो थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड, जिसको आप बोल रहे हो फ्लेम सेल्स, इनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। मतलब ये कोई ना कोई नॉर्मल सेल थी जो थोड़ी सी कैसी हो गई, अलग सी हो गई, अनोखी सी हो गई, जो रेस्पिरेशन का काम कर रही है। नॉर्मल सी सेल आपको भी पता है कैसी भी हो सकती है। छोड़ो, इसको थोड़ा सा बड़े में बना दूं, है ना। ये समझ लो न्यूक्लियस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज़ हो सकती है सेल में। अब ये सेल थी कैसी पता है, सीलिया वाली सेल थी, सीलिएटेड सेल। जैसे हम टिश्यूज़ पढ़ते हैं वहाँ पर देखते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर सेल, ये सब पढ़ते हैं। वैसे ही ये जो सेल थी सीलिएटेड सेल थी। अब इस सीलिएटेड सेल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, तब जाके वो क्या बन सकता था, आपका फ्लेम सेल्स बन सकता था। जैसे अगर इनके बॉडी में मैं अभी दिखाऊंगा अभी कैसे होता है, चलो कहो तो यहीं पे ऐसे नकली सा बना लूँ डायग्राम। मैं इन्हीं फैसियोला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर मैं कुछ ऐसे ही बना रहा हूँ यहाँ पर। जैसे वो देखा है नकली अंगूर का जो छल्ला होता है, कुछ ऐसा नहीं होता, उसकी ब्रांचेस होती हैं, उस पर छोटे छोटे अंगूर लगे होते हैं। तो इन पे भी क्या है, ऐसे करके अंगूर लटके हुए हैं, ऐसे करके अंगूर लटके हुए हैं। और यही जो अंगूर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, यही क्या है, फ्लेम सेल्स हैं। इन्हीं को अभी यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। और ये क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ठीक है, उन सभी को यहाँ से एब्जॉर्ब करते हुए बॉडी के बाहर ऐसे बाहर साइड निकालते चले जाएंगे। अब ये फ्लेम सेल्स कैसे नज़र आ रहे हैं, यही जो आपको दिख रहे हैं, यही क्या है, फ्लेम सेल्स हैं। इन्हीं को हम बना के देख रहे हैं। कोई भी इनमें जो भी नॉर्मल सीलिएटेड सेल थी, इसमें समझ लो मैंने क्या किया, बीच में जोर का घूंसा मार दिया, तो ये ऐसे नीचे के साइड क्या हुआ, इन्वेड हो गया। मतलब क्या ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा। अब यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस वगैरह हो सब आप देख लेना, थी तो एक सेल ही ना, ये सब था। सीलिया कहाँ दिखने लगा, क्या यहाँ पे ऐसे दिखने लगा सीलिया, ठीक है। और सीलिया दिखने लगा, और यही जो सेल थी ये ऐसे डक्ट के द्वारा अगर जुड़ी हो, तो इसी सेल को आप क्या बोल रहे हो, फ्लेम सेल्स का नाम दे रहे हो। यही फ्लेम सेल्स हैं और कुछ नहीं है। यहीं से जो भी एक्सक्रीशन के लिए जो भी सब्सटेंसेस आएंगे यहाँ पर आएंगे, यहाँ से होते हुए फिर ये ऐसे ऐसे जिस तरफ मूव करना होगा मूव करके बाहर साइड निकल जाएंगे। तो फ्लेम सेल्स के द्वारा इनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये बात ध्यान रखना। ये डायग्राम इसलिए बना के दिखा दिया कि ध्यान में रहे कि कैसे इनमें एक्सक्रीशन हो रहा होता है, ठीक है। ये क्लियर है अपने को एक्सक्रीशन। अच्छा, एक्सक्रीशन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन के बाद हम चैप्टर पढ़ते हैं कौन सा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। लोकोमोशन ये कैसे कर रहे होंगे, बीइंग एंडोपैरासाइट इनको एज सच लोकोमोशन की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, और ना ही इनको कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दिया गया। तो क्या ये लूले लंगड़े थे, नहीं, इनको भगवान ने कुछ तो शक्ति दी होगी ना। लोकोमोशन के लिए कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन हाँ हमारी इंटेस्टाइन में पकड़ बनाने के लिए, कहीं भाग ना जाए, कहीं ये बॉडी से निकल ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे इंटेस्टाइन में हो रहा होता है, प्रॉपर हो रहा होता है, और इतनी विषम परिस्थितियों में इनको सर्वाइव करना होता है। वहाँ पे इनको बहुत तगड़े भगवान ने क्या दिए होते हैं, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट दिए होते हैं, जिसके वजह से ये चिपके होते हैं बॉडी वॉल से और निकलते ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, बट हैव ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। बट इनके पास ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होता है जिससे ये चिपके रहेंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, दैट इज
हुक्स एंड सकर्स, जिसके वजह से क्या होता है, ये बॉडी वॉल से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। इनमें जब हम लोकोमोशन के आगे भी पढ़ते हैं चैप्टर्स में, हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। इनमें ध्यान रखना है कि नर्वस सिस्टम यहाँ पे भी प्रेजेंट था। सबसे पहले याद रखो कहाँ प्रेजेंट था, जब आप सीलेंट्रेट्स पढ़ रहे थे, उसमें एक सेंसरी स्ट्रक्चर था जो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करके उन पर अटैक कर देता था। तो ये सब यहाँ पे बात कंटिन्यू रखनी है। इनमें गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है, बट ध्यान कुछ नहीं रखना है, लिखा भी नहीं है तो पूछा भी ऐसा सच नहीं जाएगा। नर्वस सिस्टम बस ये ध्यान रखना है, नर्वस सिस्टम विद ब्रेन यहाँ पर आ गया था, लेकिन हाँ जब दिया नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा। बस ये ध्यान रखना यहाँ पर प्रेजेंट होता है, चाहो तो लिख लो विद ब्रेन। ब्रेन मतलब डायरेक्ट ब्रेन, ऐसे खोपड़ा नहीं आ गया था पूरा, इनमें गैंग्लिया आ गया था। याद करो कॉकरोच जब हमने पढ़ा था तो कॉकरोच में भी था ना सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि क्या था, सेल बॉडी का बंडल, उसी को तो क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। वैसा ही गैंग्लियन यहाँ पर भी देखने को मिला था, तो इसलिए हम बोलते हैं प्रेजेंट विद ब्रेन नर्वस सिस्टम। इनका क्लियर है? आप एक बार नोट डाउन कर लो तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। डन है यहाँ तक? चलो अगर हमने यहाँ तक इनके सारी बातें कर ली हैं तो एक दो बातें ही बची हैं जो हमें करनी है, जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन को लेके। रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या ये यूनिसेक्सुअल थे या ये बाईसेक्सुअल थे? कुछ कुछ ध्यान आ रहा है? इनमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि मोस्टली कैसे थे, मोस्टली एंडोपैरासाइट थे। तो ये क्या थे, एंडोपैरासाइट, खासकर ये सभी बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म थे। तो यहाँ पे आपको फ्लैट वर्म्स के हिसाब से ही लिखना है। तो ये क्या है, आपके बाईसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। जैसे इनका मैं चाहो तो डायग्राम प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, बुक में दिया नहीं है, आप चाहो तो बना लेना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो ना फ्लैट वर्म्स, ये पढ़ते हो जो, इनके ऐसे लास्ट के कुछ सेगमेंट्स में ना, इनके लास्ट के कुछ सेगमेंट्स को अगर मैं निकाल के देखूं तो इनके इन्हीं लास्ट के सेगमेंट में कुछ ऑर्गन होते हैं जो टेस्टिस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, जो मेल गैमिट निकालेंगे। कुछ होते हैं जो फीमेल गैमिट निकाल रहे होंगे, ठीक है। और यही मेल एंड फीमेल गैमिट इनके उन्हीं सब सेगमेंट्स में क्या करते हैं, जब गैमिट रिलीज होते हैं तो ये गैमिट आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और कोई जाइगोट वगैरह बनाएंगे। इसके बाद कहीं जाके डेवलपमेंट होगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि फर्टिलाइजेशन इनका कहाँ हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, बस इसलिए बता दिया कि ध्यान में रहे कि इनके सेगमेंट में हो रहा है। तो ये क्या है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन टाइप का। बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट कैसी होती है, डेवलपमेंट इनमें कैसी होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। मतलब इनमें बहुत सारे लार्वल स्टेज देखने को मिलेंगे। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी विद मैनी लार्वल स्टेजेस, विद मैनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के साथ इनमें आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इनके एग्जांपल्स आपको याद है, ऑलरेडी पहले से पता है, वही दो एग्जांपल घिसे पिटे देखते चले आ रहे हो। एक है फैसियोला, जिसको आप लिवर फ्लूक का नाम दे रहे हो, और एक है टीनिया, जिसको आप क्या बोल रहे हो, फ्लैट वर्म्स का नाम दे रहे हो। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो फ्लैट वर्म्स की कहानी तो यहाँ पर एंड हो जाती है, ठीक है। फ्लैट वर्म्स ये आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगला हम देखते हैं क्या, एसके हेलमिंथेस, जिसको आप क्या बोल रहे हो, राउंड वर्म्स का नाम दे रहे हो। एक बार आप नोट डाउन कर लो।
चले, हो गया होगा। देखो अगला हम क्या देख रहे हैं, एस्के हेलमिंथेस, जिसको आप क्या बोलते हो, राउंड वर्म्स का भी नाम देते हो। एस्के हेलमिंथेस, स्पेलिंग चेक कर लेना। इंग्लिश मेरी ऑलरेडी इतनी अच्छी है तो स्पेलिंग गड़बड़ होती रहती। इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, राउंड वर्म्स का नाम भी देते हैं, मतलब गोल गोल ऐसे दिखाई देंगे। बट हाँ, राउंड वर्म्स इनको हम इसलिए बोल रहे होते हैं कि जब आप ऐसे क्रॉस सेक्शन में इसको काटोगे, मान लो ये हैं कीड़े हैं, इनको जब मैं ऐसे क्रॉस सेक्शन में काटूंगा तो सामने से कैसे दिखेंगे, सर्कुलर नज़र आएंगे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स का नाम देते हैं। चलो इन्हीं से इनका इंट्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं, ज़रा सा आ जाओ। अच्छा, इनके इंट्रोडक्शन की तो ऐसा सच बात करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, टेबल आपने बगल में रखा ही होगा, देखते चले जाओ, चीज़ें याद होती चली जाएंगी। यहाँ एक अनोखी बात याद रखनी है, जब आप सीलोम वाला वर्ड देखोगे तो ये स्यूडोसीलोमेट थे जिनमें वो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट था मीजोडर्म। याद है जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी बताया था कि एस्के हेलमिंथेस में ऐसा देखने को मिलता है। पहली चीज़ आप मुझे ये बताओ, क्या ये डिप्लोब्लास्टिक है या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन शुरू हो गई थी कहाँ से, प्लेटी हेलमिंथेस से, तो ये क्या है आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, इनमें कौन सा सेगमेंट, इनमें कौन सी सिमिट्री प्रेजेंट थी, रेडियल सिमिट्री थी या फिर बाइलेटरल सिमिट्री थी? बाइलेटरल सिमिट्री शुरू हो गई थी आपकी कहाँ से, ये सारी चीज़ आपकी आरसीसी तो मैंने बता दिया था, मतलब रेडियल सिमिट्री में सीसीई पैटर्न बताया था। उसके बाद के जितने मेंबर आपको नज़र आ रहे हैं, जितने आप पढ़ रहे हो, वो सबके सब क्या है आपके बाइलेटरल सिमिट्री। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरली सिमिट्रिकल है, सिमिट्रिकल, स्यूडोसीलोमेट एनिमल है, स्यूडोसीलोमेट मतलब नकली कैविटी प्रेजेंट है इनमें, नकली बॉडी कैविटी, स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह प्रॉपर बन गया था। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं? ये बात यहाँ पे क्लियर। दूसरी चीज, इन्हें हम राउंड वर्म्स भी जो बोलते थे उसके बारे में भी तो लिख लो जरा सा। दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, जब आप इनका करोगे तो ये सर्कुलर दिखते हैं, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हेंस राउंड वर्म्स हम इनको इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? ये तो काफ़ी जगह पाए जाते हैं। अगर मैं इनके हैबिटेट की बात करूं तो ये काफ़ी जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी प्लांट या एनिमल पे भी तो काफ़ी जगह पाए जाएंगे। तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स या एनिमल पर ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है इनके केस में। इनके बॉडी की बात करूं, इनकी बॉडी कैसी नज़र आएगी? कोई भी सेगमेंटेशन इनके बॉडी पे नज़र नहीं आती है। सेगमेंटेशन की शुरुआत भी सबसे पहले कहाँ हुई थी? एनेलिडा में हुई थी, वहाँ पर सेगमेंटेशन थी। लेकिन ये क्या है अभी? एस्के हेलमिंथेस है, यहाँ पर भी अनसेगमेंटेड बॉडी है, यहाँ पे भी आपको अनसेगमेंटेड बॉडी याद रखनी है। अनसेगमेंटेड बॉडी है इनकी भी, अनसेगमेंटेड इलोंगेटेड थ्रेड लाइक बॉडी है, लंबी सी तो है बॉडी, वो भी धागे जैसी बॉडी है। अनसेगमेंटेड
इलोंगेटेड थ्रेड लाइक बॉडी। अब ये जो इनकी धागे जैसी बॉडी है, इसीलिए इनको हम थ्रेड वर्म्स का भी नाम देते हैं। तो इस नाम से भी कंफ्यूज मत होना, इसलिए हम इनको थ्रेड वर्म्स का भी नाम देते हैं। तो ये बात भी यहीं पर ध्यान रखना कि इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, थ्रेड वर्म्स का भी नाम देते हैं। अच्छा, मुझे बताओगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले जो बनी थी ना, ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बनी थी। वो भी इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल थी, इसमें अच्छा खासा ये जो फेरिंग्स होता है ये वेल डेवलप था। अब देखो, फेरिंग्स अगर वेल डेवलप है तो जो ये खा भी रहे हैं ना, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से फूड क्या है, डाइजेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनका कुछ ऐसा वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम इनका नज़र आया था। ऐसे इनका डायग्राम बना के दिखा दो। ये समझ लो क्या है इनकी, ये ऐसे बॉडी मैंने इनकी बना दी। बट हाँ, ध्यान रखना, यहाँ वापस कंफ्यूज मत होना, ये पोर कुछ और पोर है। ये पोर तो माउथ मुझे समझ आता है, ये मैं बता दूंगा, ये माउथ है। तो अभी आप कह रहे हो कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, फिर कह रहे हो कि इनमें वो वाली जो ओपनिंग है वो कुछ और है। अभी बताता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल तो इनकी है ही कंप्लीट, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको रेक्टम वाली, ये रेक्टम इनका यहाँ कहीं पर ओपन हो रहा होगा, ये है। तो ये जो आपका है, ये क्या है, ये माउथ है, और ये क्या है, ये फेरिंग्स है। ये माउथ है और ये क्या है, ये फेरिंग्स है, और ये क्या है, इंटेस्टाइन है। ये इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, ये रेक्टम है। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये एनस है। तो इनके बॉडी में कुछ इस तरीके से इनका एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा, वो भी विद वेल डेवलप, वो भी कैसा, मस्कुलर फेरिंग्स, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होगा। अच्छा खासा डेवलप होगा क्या, इनका मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप होगा, वो भी अच्छा खासा डेवलप होगा। ये इनके कैसी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ बातें हैं। ठीक है, यहाँ तक आप चाहो तो एक बार नोट डाउन कर लो, देन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, हो गया, चलो। अगर मैं इनके रेस्पिरेशन की आगे बात करूँ ना, तो ये भी जो पैरासिटिक होते हैं ना, पैरासिटिक के बेस पे ही बात लिखी हुई है एनसीईआरटी ने। रेस्पिरेशन तो वैसे उन्होंने लिखा भी नहीं है, बट ध्यान आप रखना, अगर बाई चांस पूछा भी किया तो ये ध्यान रखना कि ये एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ठीक है, मतलब इनमें कोई भी अभी लंग्स या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना था कि ये प्रॉपर रेस्पिरेशन कर सके। तो इनमें भी आप रेस्पिरेशन क्या ध्यान रखोगे, पैरासाइट होने के वजह से ये क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे, ये ध्यान रहेगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बताया था सबसे पहले कहाँ आया था, एनालिट्स के केस में आया था। यहाँ पर भी अभी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत हमें नहीं है। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर याद रखने वाली बात है हमारे लिए कि एक्सक्रीशन इनमें प्रॉपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। मतलब इनमें एक बड़ी सी सेल होती है जिसका शेप थोड़ा बदल जाता है, जिसको आप बोलते हो रिनेट सेल। ये एच शेप के स्ट्रक्चर में होती है। यही इनका क्या काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। थोड़ा सा बात करके देखते हैं, देखना। एक्सक्रीशन थ्रू जायंट सेल, एक बड़े सेल के द्वारा होगा जिसको आप बोलते हो रेनेट सेल।
आप चाहो तो दोनों अगर कभी भूल जाओ तो याद कैसे रखोगे? F फॉर फ्लैट वर्म्स और F फॉर फ्लेम सेल्स, R फॉर राउंड वर्म्स, R फॉर रिनिट सेल्स। कुछ इस तरीके से ध्यान रख सकते हो अगर भूलते हो तो, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा। रिनिट सेल इनमें अच्छा ये होती कैसी है? लॉन्ग ट्यूबुलर होती है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये। थोड़ा सा डायग्राम बना के ही समझ आएगा, है ना। देखो अगर मैं इनके बॉडी की ऐसे मैं बात करूं, और याद करो मैंने बताया था कि ये जो दूसरे तरह का पोर है ये कोई और पोर है, ये वाला ये वही पोर है जहां से क्या होगा? एक्सक्रीशन का काम हो रहा होगा। जरा सा ध्यान से देखना, कोई भी नॉर्मल सी सेल होगी, न्यूक्लियस और सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी ही होंगी। ये मैं क्यों बनाता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रहे अपने को कि कोई भी नॉर्मल सेल से ही बना है ये, बस हाँ थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन हो गई है। कैसी? इस जायंट सेल को मैं थोड़ा सा खींचातानी करके कैसा बना दूं? ऐसे एच शेप स्ट्रक्चर का बना दूं। लो बना दिया, थोड़ा सा बेकार बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे। ये लो बन गया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। और यहीं पे किनारे से एक ट्यूब भी निकाल देंगे, जिस ट्यूब के द्वारा जितना कुछ प्रोसेस हो रखा है वो सब यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। जिसको आप एक्सक्रीटरी पोर का भी नाम देते हो, बुक में लिखा भी होगा एक्सक्रीटरी पोर है। और ये क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं क्या करूं? उठा के इनके बॉडी में फिट कर दूं। आओ ज़रा फिट करके देख लेते हैं। लो मैंने अब क्या कर दिया? इनमें फिट कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ये कुछ इस तरीके से इनके बॉडी में ऐसे कुछ प्रेजेंट होंगे, जिनको आप क्या बोल रहे हो? ये एक सेल ही होती है जो इतनी बड़ी इनके बॉडी में प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे बॉडी में भी तो बहुत सारी बड़ी सेल है, नर्व सेल को देख लो, 1-1 मीटर की सेल होती है, कितनी लंबी होती है। ऐसे इनमें भी एक्सक्रीशन का काम करने वाली ये सेल होती है। और ये क्या है? एक्सक्रीटरी पोर है। और जो भी वेस्ट सब्सटेंस, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट सब्सटेंस होगा इनके बॉडी में, सूडोसील वाली कैविटी में, ये बॉडी से होता हुआ ये अंदर जाते 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 क्या करेगा? इस पोर के द्वारा बॉडी के बाहर निकल जाएगा। अब एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर वो पोर प्रेजेंट होता है, ये तो बता दिया दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो एच शेप स्ट्रक्चर है, इसी को आप क्या बोलते हो? रिनिट सेल का नाम देते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का यहाँ पे ध्यान रहेगा, ठीक है। लोकोमोशन के केस में भी इन पे कोई खास स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है, कि ये लोकोमोशन प्रॉपर तरीके से जो कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मसल्स वसल्स के थ्रू ये क्या करते हैं? लोकोमोशन अपना करते हैं अपने मसल्स वसल्स के द्वारा। तो यहाँ पे लोकोमोशन की भी हम कोई खास ऐसा सच बात करेंगे नहीं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, वो भी आपको पता है कि नर्वस सिस्टम भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ये आप नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। हो गया? देखना, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एज सच इनका होता है नहीं। इनकी बॉडी की मसल से इनको शेप वगैरह प्रोवाइड कर देती है। और अगर ये पैरासाइट है तो इनमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। अगर पैरासाइट है तो हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो रिप्रोडक्शन के केस में यहाँ पर इनके केस में ध्यान रखना कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है।
जैसे अगर एस्कैरिस है तो मेल एस्कैरिस फीमेल एस्कैरिस अलग अलग होगा। तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या फिर इसी को आप डायशियस भी तो बोलते हो, ठीक है, ये सब वर्ड्स ध्यान रहेंगे। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका भी कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और मे बी डायरेक्ट हो सकती है। डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे हो। फाइलम बड़ा है, ठीक है, मतलब इनका ये फाइलम बड़ा है, उनमें और भी मेंबर्स आते हैं, तो हो सकता है कोई डायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो कर रहा हो, बट मोस्टली इनके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही शो कर रहे होते हैं। तो ये बात खाली ध्यान रखनी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनके सेक्सेस को, मेल एंड फीमेल को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। जैसे मेल को आप आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हो कि वो काफ़ी छोटा होता है और उसकी पूंछ थोड़ी सी क्या होती है, कर्व टाइप की होती है, कर्व टेल होती है, ठीक है। जैसे आप चाहो तो बना के भी देख सकते हो। पतला सा होगा पहली चीज़ तो, बेचारा सूखा पतला सा। इसकी बीवी तो खा पी के मोटी हो गई होगी, लेकिन ये बेचारा काफ़ी पतला सा है। तो ये कर्व टेल जो आपको दिख रही है, कर्व्ड टेल, ये फीचर किसका है, मेल वाले का। फीमेल जो होती है वो लार्ज होगी, काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है, ये क्या है, फीमेल। लार्ज एंड लॉन्ग, लंबी भी होगी और बड़ी भी होगी, फीमेल एस्कैरिस के केस में, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल को आप आसानी से पहचान सकते हो। इनके एग्जाम्पल्स आपको तो याद हो ही गए होंगे, जैसे कि ये सब एस्कैरिस आप पढ़ ही रहे हो। एस्कैरिस जिसको आप राउंड वर्म का नाम देते हो, राउंड वर्म का नाम देते हो। और इनमें एक आता है वुचरीरिया, जो हाथी पैर बीमारी सुनी होगी आपने, एलिफेंटियासिस, फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं वुचरीरिया को, ठीक है। तो वो हाथी पैर वाली बीमारी करता है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम पढ़ेंगे भी। वुचरीरिया बैनक्रॉफ्टाई, जो कि क्या है आपका, फाइलेरियल वर्म है, फाइलेरियल वर्म है, ठीक है, वुचरीरिया। एक और इनमें होता है, अगर पैरासाइट है तो आगे हुक या कुछ प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से बॉडी पे ये चिपका होगा। उनको आप क्या बोलते हो, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा। इसको आप हुक वर्म के नाम से भी जानते हो। मैं इसको हर बार एनसाइक्लोस्टोमा बोलता हूँ, बट है क्या ये, एनसाइलोस्टोमा है, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें हुक्स या सकर्स प्रेजेंट होंगे जो ये बॉडी पे ऐसे चिपके हुए होते हैं, तो ये पैरासिटिक फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स कुछ इनके देख लेना आप। तो ये दोनों फाइलम हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे क्या, अपना एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा कवर करेंगे। आर्थ्रोपोडा भी मेजरली आपने पढ़ रखा है कहाँ पर, कॉकरोच वाले चैप्टर में। तो काफ़ी कुछ वर्ड्स जो होंगे वो मैं रिलेट कर दूंगा, आपको ध्यान भी आ जाएगा। तो वो दो फाइलम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी भी एक बार रीड कर लेना। हमने पॉइंट्स ब्रेक डाउन करके पढ़े हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी कवर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।